Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about locomotion in fishes, blood circulation in fishes, fish heart, gas exchange in fishes, buoyancy adaptations in fishes, swim bladder of fish, central nervous system of fish, as well as the nervous and sensory functions in fish. So now in this first slide we will discuss about the adaptive characteristics in fishes for locomotion. As we all know that water is a denser medium, so it makes movement through it difficult. However, fish use less energy for swimming than the running from a terrestrial environment. हालांकि वाटर तो एक डेंसर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू एयर, लेकिन फिर भी फ़िश को कम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है स्विमिंग के लिए दैन दैट ऑफ रनिंग फ्रॉम अ टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट। यानी अगर हम ज़मीन पे रन कर रहे हैं तो उससे कम एनर्जी फ़िश जो है वो लगाती है वाटर के अंदर स्विम करने में या तैरने में। तो उसके अंदर कुछ अडेप्टैशंस हैं जिसकी वजह से उसको कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। एंड दीज अडेप्टैशंस आर द फॉलोइंग एज अंडर। फर्स्ट वन इज़ फिश हैव स्ट्रीमलाइंड शेप। अब स्ट्रीमलाइन क्या है? इट इज़ अ शेप ऑफ अ रिजिड बॉडी दैट इज़ चूजन टू डिफ्लेक्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड इट सो दैट द ड्रैग इज़ नॉट टू हाई। यानी कि ये ऐसी शेप होती है जिससे क्या होता है कि फ़्लो ऑफ लिक्विड जो है उसको डिफ्लेक्ट किया जाता है बॉडी के इर्द गिर्द, ताकि ड्रैग की जो फोर्स है वो ज़्यादा हाई ना हो। द सेकेंड अडेप्टेशन इन फिशेज इज़ दे सिक्रीट म्यूकाइड सिक्रीशंस विच लुब्रिकेट्स देयर बॉडी सरफेस। यानी ये ऐसी कुछ सिक्रीशंस पैदा करते हैं जो म्यूकस वाली होती हैं, स्लाइमी होती हैं, जिससे इनकी बॉडी सरफेस जो है वो लुब्रिकेट रहती है और इनके और वाटर के दरमियान फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन फिश एंड वाटर। बुओएंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट। अब अगर हम बुओएंसी की बात करें तो बुओएंसी इज़ डिफाइंड एज द अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इससे क्या मुराद है कि ऊपर की तरफ उछाल की जो कुव्वत है वाटर लगाता है, तो उससे क्या होता है फ़िश की जो वाटर के अंदर मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशंस इन फिशेस एंड वी विल डिस्कस अबाउट द मसल बंडल्स ऑफ मोस्ट फिशेस विच आर अरेंज्ड इन स्पेशल पैटर्न। Therefore, the contraction of each muscle bundle affect a large portion of the body wall। यानी अगर एक पोर्शन की कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल बंडल की कहीं पे भी यहाँ पे, तो पूरी बॉडी वॉल को ये अफेक्ट करेगा उसके किसी खास पोर्शन को। लाइक इन केस ऑफ ट्यूना एंड मैक्यूरल द कॉर्डल और टेल फिन सप्लीमेंट द फास्ट स्विमिंग एक्शन ऑफ फिशेस। यानी उनका ये वाला जो कॉर्डल फिन है या टेल फिन है, इससे फास्ट स्विमिंग एक्शन जो है फिश के अंदर डिवेल्प होगा, क्योंकि ये जो है उनका बहुत ज़्यादा फॉर्क्ड फिन होता है। और ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे कि क्यों ये फ़िश के अंदर जो है फास्ट स्विमिंग एक्शन को इन्हांस करता है टेल फिन, क्योंकि यहाँ के इसके जो मसल्स हैं ये वाले ये भी जिग जैग मैनर में अरेंज हुए होते हैं मोस्टली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिग जैग एक पैटर्न है मसल्स का, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मसल्स के अंदर मायोमियर्स हैं, दे बिकम मोर एंगल्ड और जिग जैग इन शेप एंड आर मोल्डेड इनटू अ इंटरलॉकिंग कोन्स। तो ये ऐसे नज़र आते हैं जैसे इंटरलॉकिंग कोन्स होती हैं आपस में। As we have discussed in the last slide that the vertical caudal fin supplements body movements in very efficient fast swimming fishes like tuna and mackerel. So their caudal fin is tall and forked. The forked shape of the caudal fin reduces the surface area. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि जो ट्यूना है इसका कॉर्डल की फिन क्या है, फॉर्क्ड है, जिससे सरफेस एरिया उसका रिड्यूस हो जाता है और ये फास्ट स्विमिंग में फ़िश के अंदर हेल्प करते हैं। बिकॉज द कॉर्डल टेंडन्स इन ट्यूनाज लिंक मायोटोमल मसल्स डायरेक्टली टू द कॉर्डल फिन रेज एंड दस सर्व टू ट्रांसफर मसल पावर टू द हाइड्रोफॉइल लाइक टेल ड्यूरिंग स्विमिंग। तो इस तरह से मसल पावर जो है यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती है, जिससे इसको स्विमिंग में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से ट्यूना जो है दे आर फास्ट स्विमर फिशेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर कॉर्डल फॉर्क्ड टेल फिन्स। एंड ट्यूना फिश आल्सो नोन एज टनी इज अ साल्ट वाटर फिश दैट बिलोंग्स टू द ट्राइब थनीनी, अ सब ग्रुपिंग ऑफ द स्कोम्ब्रिडी फैमिली, comprise 15 species across 5 genera
the sizes of which vary greatly, ranging from the bullet tuna, which attain the maximum length of 50 cm and weight 1.8 kg, up to the Atlantic bluefin tuna, whose maximum length is 4.6 meter and weight is 684 kg. The bluefin average is 2 meter and is believed to live up to 50 years. Now we will discuss about the mackerel fish. Mackerels are rounded and torpedo shaped with a slender keeled tail base, a forked tail, and a row of small finlets behind the dorsal and anal fins. They are carnivorous fishes and feed on plankton, crustaceans, mollusks, fish eggs and on small fishes. So mackerel fish जो है, it is a common name applied to a number of different species of pelagic fish, mostly from the family Scomberidae. They are found in both temperate and tropical seas, mostly living along the coast of offshore in the oceanic environment. Mackerel species typically have vertical stripes on their backs, यानी यहाँ पे आपको ये वर्टिकल स्ट्राइप्स इनकी बैक पे ये नज़र आ रही हैं, ये वाली जो स्ट्राइप्स हैं इनकी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये जो बनी हुई नज़र आ रही है नीचे की तरफ है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है वर्टिकल इस तरह से, तो वर्टिकल स्ट्राइप्स इसकी जो है वो होती हैं. एंड डीपली फोर्क्ड टेल्स. अब ये इनकी डीपली फोर्क्ड टेल है, जिसका पहले भी आपको फंक्शन बताया था कि इनकी टेल जो डीपली फोर्क होगी उसकी वजह से इनके अंदर एफिशिएंट लोकोमोशन होगी, क्योंकि कॉर्डल फिन जो है इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया है. सो दे आर एफिशिएंट स्विमर्स, यानी मैकेरल भी और ट्यूना फिश भी. एंड मैनी आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस एंड लिव इन सेपरेट पॉपुलेशंस और फिश स्टॉक बेस्ड ऑन जियोग्राफी. 4 embryological enlargements of a ventral aorta takes place during development of heart of vertebrates. These enlargements are sinus venosus, atrium, ventricle, and conus arteriosus. Blood flows from the venous system of fishes. It passes through sinus venosus, atrium, ventricle, and conus arteriosus. Then it enters into the ventral aorta. 5 efferent vessels carry blood to the gills. These vessels branch into capillaries in gills. Oxygenation takes place and blood is collected by efferent vessels. It is passed to dorsal aorta. Dorsal aorta is distributed this blood to the whole body. So अगर हम फिश के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इट शोज सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, यानी इसमें हार्ट के अंदर से ब्लड जस्ट एक ही दफ़ा गुजर के जाएगा और सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड या लो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो साइनस वेनोसिस कलेक्ट करेगा, फिर वहाँ से वो एट्रियम में हार्ट के चैम्बर में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस में जाएगा या बल्बस आर्टरियोसिस में, तो उसके बाद फिर वेंट्रल एओर्टा में जाएगा ब्लड और वहाँ से गिल्स की तरफ जाएगा, गिल्स से ऑक्सीजन हासिल करेगा ब्लड. अब जो ब्लड है एफरेंट वेसल्स के जरिए गिल्स में जाएगा, यानी वेंट्रल एओर्टा से आगे 5 एफरेंट वेसल्स निकलती हैं जो कि गिल्स की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ब्लड की होगी. फिर गिल्स में से ब्लड जो है डॉर्सल एओर्टा की तरफ जाएगा और डॉर्सल एओर्टा से वो बॉडी में फिर भेजा जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर वहाँ से अगेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा वाया साइनस विनोसिस और साइनस विनोसिस से फिर अगेन एट्रियम में जाएगा और वेंट्रिकल में. तो यानी ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है जिसके अंदर जस्ट फिश के हार्ट में से ब्लड एक ही दफ़ा पास कर रहा है. एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेनस सिस्टम इन फिशेस, और वेनस सिस्टम के जरिए ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है फिश के अंदर. नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ फिश in which the first chamber is the sinus venosus which receives the deoxygenated blood or the blood having very little amount of oxygen. उसके बाद क्या होगा, ब्लड ऑरिकल में मूव कर जाएगा इस चैम्बर में, फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में चले जाएगा, वेंट्रिकल से फिर कोनस आर्टरियोसिस या बल्बस आर्टरियोसिस में डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़ ऑफ फिश वो यहाँ पे चले जाएगा, जो एक ये आपको फूला हुआ चैम्बर नज़र आ रहा है. तो अब बल्बस आर्टरियोसिस जो है उसको प्रेशर को कम कर देगा, ब्लड प्रेशर को. फिर यहाँ से वो वेंट्रल एओर्टा के थ्रू जो है वो गिल्स में जाएगा ताकि ऑक्सीजनेशन ब्लड की हो सके. जब ऑक्सीजन वो कैरी कर लेगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो डॉर्सल एओर्टा के ज़रिए जो है वो पूरी कैपिलरीज उसकी जो है डॉर्सल एओर्टा से होता है वो कैपिलरीज में जाएगा, जो बॉडी टिश्यूज़ में सारे जो है उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देंगी. अब वहाँ से अगेन बॉडी जो है वो टिश्यू से वेन्स के थ्रू जो है ब्लड अगेन कलेक्ट किया जाएगा और उसको दोबारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको अगेन हार्ट की तरफ लाया जाएगा, जो कि साइनस विनोसिस से होता हुआ एट्रियम और वेंट्रिकल से होता हुआ
फिर अगेन जो है वो इस तरह मूव इस तरफ करता जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजनेशन हासिल करेगा कैपिलरीज ऑफ गिल्स से। तो यानी ये एक सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड जो है जस्ट हार्ट में से एक ही दफ़ा पास कर रहा है और ऑक्सीजनेशन के बाद जो है ब्लड साइनस वेनोसिस में आता है, फिर एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में। ये दो जो हैं फिश के हार्ट के चैम्बर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, जिसको ऑरिकल भी कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ हार्ट? नाउ यू कैन सी इन दिस स्लाइड द जनरलाइज्ड। Now in this slide we will discuss about the gas exchange in fishes. Water contains 2.5% of oxygen present in air. Therefore, less amount of oxygen is available to fishes. अब पानी के अंदर चूँकि ऑक्सीजन का लेवल कम है, यानी सिर्फ जस्ट 2.5% ऑक्सीजन है एयर की ऑक्सीजन का, इसीलिए अब फ़िश को ऑक्सीजन बहुत कम अवेलेबल होती है। और फिश ने ऑक्सीजन अब ज़्यादा हासिल करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस फिशेज़ के अंदर इवॉल्व हुई हैं, जैसे कि fishes must pass large quantities of water across gill surfaces and extract a small amount of oxygen from this water. अब फिश को बेशुमार पानी को अपने गिल्स में से गुजारना पड़ता है और बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन को वो एक्सट्रैक्ट कर पाती हैं पानी के अंदर से। और फिश के अंदर कुछ मैकेनिज़म्स हैं जिनकी मदद से वो इंस्पायरेशन भी करती हैं या एक्सपायरेशन भी करती हैं। तो वो मैकेनिज़म्स फिश के अंदर जो हैं वो दो तरह के हैं, एक तो है पंपिंग मैकेनिज़्म, दूसरा है रैम वेंटिलेशन। तो गैस एक्सचेंज फिश में दो तरह की हो सकती है। तो पहला है पंपिंग मैकेनिज़म्स। मोस्ट ऑफ द फिशेज हैव मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज़्म। इट मूव्स द वाटर अक्रॉस द माउथ एंड फेरेंक्स एंड ओवर द गिल्स। इट आल्सो मूव्स वाटर आउट ऑफ द फिश थ्रू गिल ओपनिंग। मसल्स ऑफ द फेरेंक्स एंड ओपर्कुलर कैविटी पावर दिस पंप। यानी फ़िश क्या करती हैं कि माउथ के अंदर और फेरेंक्स के अंदर और गिल्स के अंदर पानी को लेके जाती हैं और इसको बाहर भी निकाल देती हैं गिल्स की ओपनिंग से। और ये पानी आता जाता कैसे? मसल्स जो फेरेंक्स के हैं या ओपर्कुलम के जो कैविटी है वो इस मैकेनिज़्म को फ़िश के अंदर चलाती है। लेकिन जो इलास्मोब्रैंक्स हैं, यानी इलास्मोब्रैंक्स में शार्क्स आ जाती हैं, स्केट्स, रेज वगैरह जो हैं, एंड सम ओपन ओशन बोनी फिशेज़ लाइक ट्यूना कीप्स देयर माउथ ओपन ड्यूरिंग स्विमिंग। अब जो बोनी फिशेज़ हैं जैसे ट्यूना है, ये अपने माउथ को, जैसे आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाया गया है कि इसने ट्यूना फिश ने अपना माउथ को ओपन किया हुआ है जब वो स्विम कर रही पानी के अंदर। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? रैम वेंटिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि वाटर फ्लो रहता है फ़िश के फेरेंक्स के अंदर, यानी मुसलसल वाटर फ्लो कंटिन्यूस रहेगा। तो इस तरह से जो है फ़िश ऑक्सीजनेशन अपनी करती रहेगी, गिल्स के क्रॉस भी वाटर को पास करती रहेगी। दिस मैकेनिज्म इज़ नोन एज रैम वेंटिलेशन, जिसमें माउथ फिश अपना ओपन रखती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई सम शार्क्स मस्ट कीप मूविंग टू सर्वाइव? The answer of this question is because elasmobranchs do not have operculum for pumping water. अब elasmobranchs जो हैं इनके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी लिड या कवरिंग नहीं है जो गिल्स को फिश के कवर कर सके। ओपर्कुलम यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो दैट्स वाई इनके अंदर अगर माउथ से यहाँ से ये वाटर लेके अंदर आ रही हैं तो ओपर्कुलम क्लोज होकर वाटर का प्रेशर यहाँ पे बिल्ड नहीं कर पाएगा गिल्स के अंदर। तो इसीलिए फ़िश को वाटर के प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए क्या करना पड़ता है? मुसलसल वाटर के अंदर मूव करना पड़ता है अपनी सर्वाइवल के लिए। अदरवाइज़ वाटर का प्रेशर नहीं जब क्रिएट होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन गिल्स के अंदर नहीं हो पाएगी, यानी वाटर से गिल्स ऑक्सीजन को ट्रैप ही नहीं कर पाएंगे, वो बाहर निकल जाएगा ओपर्कुलम ना होने की वजह से। तो इसीलिए फ़िश को मुसलसल वाटर के अंदर मूव करना पड़ता है ताकि वो जो है वो प्रेशर को, ये पंपिंग मैकेनिज़्म को यहाँ पे कायम रख सकें, वाटर का प्रेशर जो है वो मेंटेन रह सके जो माउथ से फ़िश लेके जा रही है। Now in this slide we will discuss about the 4 buoyancy adaptations in fishes. Buoyancy meaning that the upward force that a fluid exerts on an object that is less dense than itself. So buoyancy allows a boat to float on water, etc. तो इस अब फिशेज़ के अंदर भी क्या है कि अपथर्स्ट फोर्स जो फिशेज़ को मिलेगी या प्रोवाइड करेगा वाटर, इसके अलावा भी फ़िश के अंदर कुछ अडेप्टेशन है जिससे वो अपनी बुएंसी को मेंटेन कर सकती हैं वाटर के अलावा भी। जैसे कि अब पहली जो फ़िश के अंदर अडेप्टेशन है वो क्या है कि फिशेज़ इनकॉर्पोरेट लो डेंसिटी कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स को अपने टिश्यूज़ में वो इनकॉर्पोरेट करते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। एंड फिशेज़ आर सैचुरेटेड विद बुएंट ऑयल्स। अब इनके अंदर बुएंट ऑयल्स भी बेशुमार पाए जाते हैं। द सेकेंड अडेप्टेशन इन फिशेज़ इज़ दैट फिशेज़ यूजेज फिन्स टू प्रोवाइड लिफ्ट। The fishes use fins to provide lift. The pectoral fins of a shark are planing devices. It creates lift as the sharks move through the water.
The caudal fin of sharks have large upper lobe. It provides upward thrust for the posterior end of the body. And the third adaptation in fishes is that there is a reduction in the heavy tissues of fishes. The bones of fishes are less dense than the terrestrial vertebrates. The development of a cartilaginous skeleton in elasmobranchs is the adaptive features. The cartilage is only slightly heavier than the water. अब इलेस्मोब्रैंक्स के अंदर क्या हुआ है कि हैवी टिश्यूज़ कम हो गए, यानी बोन्स वगैरह कम हो गई हैं, बल्कि उनके अंदर क्या है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है, जैसे शार्क्स वगैरह में, रेस वगैरह में. तो उससे क्या हुआ है कि कार्टिलेज जो थोड़ा सा ही पानी से हैवी है, इसलिए फ़िश के अंदर बुएंसी जो है वो मेंटेन रहेगी. एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेजिनस स्केलेटन इन इलेस्मोब्रैंक्स. कार्टिलेज इज आल्सो स्लाइटली हैवियर देन द वाटर इन शार्क्स. Some fishes also have swim bladder which regulate buoyancy by controlling the volume of gas within it. अब कुछ फिश के अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है और इसमें दो तरह के अडेप्टेशंस हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि स्विम ब्लैडर के अंदर भी दो तरह के अडेप्टेशंस हैं कि एक विद डाइजेस्टिव ट्रैक कनेक्ट होता है और एक जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ तो कनेक्ट नहीं होता है, बल्कि रेटी मायरे बाइल से वो जो है गैसेस को हासिल करता है, विच इज़ अ ब्लड वैस्कुलर नेटवर्क. How we can define a swim bladder? It is now depending on the presence of duct, which is the duct. This is the diagram showing the swim bladder of these two different groups of fishes. This slide is showing the structure and position of a swim bladder. Now we will discuss about the central nervous system of fishes. As we all know that the central nervous system of fishes and all vertebrates consist of brain and spinal cord. यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सेंसरी रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी. पूरी फिश के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसे उनकी आइज़ हैं, जैसे उनका लेटरल लाइन सिस्टम है, जैसे उनके ईयर्स हैं, तो वो सारे के सारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं. While the receptors of touch and temperature are distributed on the body surface of fishes. लेकिन टच और टेम्परेचर के जो रिसेप्टर्स हैं वो बॉडी सरफेस पे फिश की पाए जाते हैं. फिशेज आल्सो पोजेस स्पेशलाइज्ड सेल्फ फॉर ऑल्फैक्शन, विजन, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड फॉर डिटेक्टिंग वाटर मूवमेंट्स, जिनको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिश ब्रेन. Fish typically have small, quiet brains relative to body size compared with other vertebrates. Typically 1/15 the brain mass of a similarly sized bird or mammal. अब आप ये फिश का ब्रेन देख सकते हैं जिसका जो काफ़ी साइज़ में कम होता है, छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मैमल्स. तो इसका ये कंपोनेंट्स हैं जिनमें ऑल्फैक्ट्री बल्ब है, ऑल्फैक्ट्री ट्रैक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख सकते हैं, उसका इंफीरियर लोब है, मेडुला है, सेरिबलम है, ऑप्टिक लोब है, टेक्टम जिसको कहा जाता है, और सेरिब्रम है फिश का. तो फिश के ये ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स हैं. नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑफ फिशेस. द स्नाउट्स ऑफ फिशेस ओपन आउटसाइड बाय एक्सटर्नल नेयर्स. यानी फिश की जो थूथनी होती है वो बाहर की तरफ एक्सटर्नल नेयर से ओपन होती है. स्नाउट्स है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. अब वहाँ पे सूंघने वाले रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. मोस्ट फिशेस हैव ब्लाइंड एंडेड ऑल्फैक्टरी सैक्स. अब अक्सर फिशेस के अंदर जो है ब्लाइंड एंडेड ऑल्फैक्टरी सैक्स होती हैं, यानी ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो पाया जाता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. फिशेस रिलाई हैवीली ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल. और आप इसी स्लाइड में भी देख सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी बल्ब ये फिश का नज़र आ रहा है. और अक्सर फिशेस ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंडेंट होती हैं, जैसे सालमन और लैम्प्रेज हम यहाँ पे एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि दे रिटर्न टू स्पॉन इन द स्ट्रीम्स इन विच दे हैच्ड द लास्ट ईयर. अब ये क्या करती हैं फिश कि जहाँ पे ये इन्होंने लास्ट ईयर हैच किया था वहाँ पे जाती हैं सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करते हुए. और दीज फिशेस आर बेसिकली एनाड्रोमस, यानी ये क्या करती हैं, ये रिवर्स की तरफ जाती हैं स्पॉनिंग करने के लिए, स्ट्रीम्स और रिवर्स की तरफ सी से होते हुए, सी से ये जाती हैं वहाँ पे. इस तरह से ये जो फिशेस हैं ये स्पॉनिंग के लिए जो है वो बहुत सारे किलोमीटर्स का फासला तय करते हैं, यानी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स को ये तय करते हुए क्या करती हैं, स्पॉनिंग के लिए जाती हैं. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर्स ऑफ देयर स्पॉनिंग स्ट्रीम गाइड दैम. और जो स्पॉनिंग स्ट्रीम का ख़ास किस्म की स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, वो इनको गाइड करता है और ये वहाँ पे चले जाती हैं अपने हैचिंग के लिए, ये वहाँ पे ये स्पॉनिंग करने के लिए. सो नेक्स्ट वन इज़ आइज़ ऑफ फिशेस. द आइज़ ऑफ फिशेस आर विदाउट आईलिड्स. अब फिश की जो आइज़ के ऊपर आंखों के पपोटे नहीं पाए जाते हैं.
तो लिडलेस आइज इनकी होती हैं एंड देयर लेंसेज आर राउंडेड इन शेप एंड फिश कैन मूव लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड ड्यूरिंग फोकसिंग। अब जब फिश फोकस कर रही होती है किसी चीज़ को तो ये अपने लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी मूव कर सकती है। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द olfactory bulb which is shown here and the eyes of fishes which are lidless। तो ये olfactory bulb या olfactory receptors जो हैं they are blind ended sacs। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये blind ended है और इसकी मदद से फिश क्या करती है, सेंस ऑफ स्मेल इसकी इस olfactory bulb की वजह से होती है जो कि उसके ब्रेन के साथ क्या है कनेक्टेड होता है। और ऐसे ही फिश की आइज़ जो हैं ये लिडलेस हैं, ये फोकसिंग कर सकती हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इनका लेंस मूव कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सालमन फिश। मोस्ट सालमन्स आर एनाड्रोमस which means that running upward. They spend their adult lives at sea but return to fresh water to spawn. And how do salmon find their way to the mouth of a coastal river from the trackless miles of open ocean? So salmon moves hundreds of kilometers away from the coast, much too far to be able to detect the odors of their natal stream. Experiments suggest that some migrating fish like birds can navigate by orienting to the position of the sun. However, migrant salmon can navigate on cloudy days and at night, indicating that sun navigation, if used at all, cannot be salmon's only navigational cue. Fish also appear able to detect and to navigate to the Earth's magnetic field. Finally, fishery biologists concede that salmon may not require precisely navigational abilities at all, but instead may use ocean currents, temperature gradients, and food availability to reach the general coastal area where their river is located. From this point, they navigate by their imprinting order map, making correct turns at each stream junction until they reach their natal stream. Now in this slide you can see the images of lampreys. All lampreys ascend freshwater streams to breed. Marine forms are anadromous. They leave the sea where they spend their adult lives to swim up streams to spawn. In North America, all lampreys spawn in spring or early summer. Males begin building a nest and are joined later by females. Using their oral disc to lift stones and pebbles and vigorous body vibrations to sweep away light debris, they form an oval depression. At spawning, with the female attached to a rock to maintain her position over the nest, a male attaches to the dorsal side of her head. As eggs are shed into the nest, they are fertilized by the male. The sticky eggs adhere to pebbles in the nest and become lightly covered with sand. Adults die soon after spawning, and their eggs hatch in about 2 weeks, releasing small larvae called ammocetes, which are so unlike their parents that early biologists thought they were a separate species. The larva bears a remarkable resemblance to Amphioxus and possess the basic chordate characteristics in such simplified and easily visualized form that it has been considered a chordate archetype. Now we will discuss about the ear of fishes. Receptors for equilibrium, balance, and hearing are present in the inner ear of fishes. Their functions are similar to other vertebrates. Now we will discuss about the equilibrium. Semicircular canals detect rotational movements in fishes. Other sensory patches detect the direction of gravitational pull for equilibrium and balance. Fishes lack the outer or the middle ear, यानी फिश के अंदर जस्ट इनर ईयर प्रेजेंट होता है और सेमी सर्कुलर केनाल्स जो उसकी होती हैं वो रोटेशनल मूवमेंट्स को डिटेक्ट करती हैं। एंड हेयरिंग की अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मोस्ट फिशेस कैन हियर वाइब्रेशंस पास फ्रॉम वाटर टू द मिडल ईयर थ्रू द बोन्स ऑफ द स्कल। अब वो मिडल ईयर के में जो है वाटर की वाइब्रेशंस जाएंगी स्कल की बोन से होती हुई। अ फ्यू फिशेस हैव अ चेन ऑफ बोनी ओसिकल्स। These ossicles connect the swim bladder to the back of the skull. अब वो छोटी छोटी जो बोन्स हैं, बोनी ओसिकल्स हैं, वो स्विम ब्लैडर को स्कल के साथ फिश के कनेक्ट कर देती हैं। स्विम ब्लैडर कैन एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस, और ये एम्पलीफाई करता है स्विम ब्लैडर जो उन फिशेस के अंदर वाइब्रेशंस को जो स्विम ब्लैडर को रखती हैं। द ओसिकल्स देन सेंड दैम टू द स्कल, और वो जब एम्पलीफाई हो जाती हैं वाइब्रेशंस, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो फिर उनको स्कल की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द Puberian apparatus, which is a set of small bones that allow
fish to hear faint sounds over a much broader range of frequency than do the other teleosts. Reception of sound begins at the swim bladder, which can be easily vibrated because it is air-filled. Sound vibrations are transmitted from the swim bladder to the inner ear by the Vibrian ossicles. This system has some similarity to the tympanum and middle ear bones of mammals. So इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि विबेरियन ओसिकल्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं। हम इनको देखते हैं कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 बोनी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं विबेरियन ओसिकल्स के, ये वाले जो हैं। तो दिस इज़ द विबेरियन ओसिकल्स। तो इसके साथ ये पेरी लिम्फ कनेक्टेड है और ये इनर ईयर। अब स्विम ब्लैडर से जो है वाइब्रेशंस आएंगी, उनको इंटेंसीफाई किया जाएगा ये स्विम ब्लैडर के अंदर, फिर विबेरियन ओसिकल से होती हुई पेरी लिम्फ पे जाएंगी और पेरी लिम्फ से होती हुई वो इनर ईयर में चले जाएंगी। सो विबेरियन अपरेटस इज अ स्पेशलाइज्ड ऑडिटरी स्ट्रक्चर एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन टेलियोस्ट फिशेज, स्पेशली इन द ऑर्डर स्प्रीनिफॉर्म्स। टेलियोस्ट मीन मॉडर्न बोनी फिशेज जो हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस इम्प्रूविंग ऑडिशन कंसिस्टिंग ऑफ अ डबल चेन ऑफ ओसिकल्स। अब आप इसमें डबल चेन्स ओसिकल्स की ये देख सकते हैं और ज्वाइनिंग टू द एयर ब्लेडर टू द इनर ईयर एंड इट कंप्राइजेज 4 बोनी एलिमेंट्स और विबेरियन ओसिकल्स। ये आपको डबल चेन जो है वो नज़र आ रही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिशेज। लेटरल लाइन सिस्टम इज आल्सो नोन एज लेटरालिस सिस्टम and it is a system of tactile sense organs which are unique to aquatic vertebrates, from cyclostome fishes to amphibians, that serve to detect movements and pressure changes in the surrounding water. यानी लेटरल लाइन सिस्टम जो है ये फ़िश का हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट में हम देखेंगे इमेज भी कि किस तरह का ये नज़र आता है नेक्स्ट स्लाइड में। इन मोस्ट फिशेस lateral line system is present which runs along each side and branch over the head of the fishes. अब फिश के अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये एक लेटरल लाइन सिस्टम की एक लाइन दिखाई गई है जो कि फ़िश के अंदर रन कर रहा है और ये फ़िश के हेड तक जा रहा है, यहाँ तक। यहाँ पे ब्रांचेस इसकी होती हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी पिट्स। अब इसमें छोटे छोटे घड़े हैं, सेंसरी पिट्स हैं जहाँ पे रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं एंड दीज पिट्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मस ऑफ द स्किन। अभी एपिडर्मस के अंदर पाए जाने वाले पिट्स हैं। पिट्स आर कनेक्टेड टू कैनाल्स विच रन जस्ट बिलो द एपिडर्मस। अब ये उन नालियों के साथ मिले हुए हैं जो एपिडर्मस के नीचे हैं। और फंक्शंस क्या हैं पिट्स के लेटरल लाइन सिस्टम में? पिट्स ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम हैव रिसेप्टर्स दैट आर स्टिमुलेटेड बाय वाटर मूविंग अगेंस्ट देम। अब जब पानी इनके अगेंस्ट मूव करेगा तो ये रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और ये रिसेप्टर्स के 3 फंक्शंस बताए गए हैं कि दीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट वाटर करंट्स। ये पानी की लहरों को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। दीज आर यूज टू डिटेक्ट प्रीडेटर्स और प्रे। प्रीडेटर और प्रे को भी ये डिटेक्ट करने का काम करते हैं। दीज आर यूज टू डिटेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होंगे उनको भी डिटेक्ट कौन करेगी? लेटरल लाइन सिस्टम के रिसेप्टर्स। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लेटरल लाइन रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट वाटर करंट्स इन फिश। Lateral line enables fish to monitor water currents direction as well as the velocity of water currents. Pressure waves produced by moving objects, low frequency sounds conducting through water. तो ये एक लेटरल लाइन सिस्टम है जो कि आपको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या है। सराउंडिंग वाटर स्केल, लेटरल लाइन कैनाल एंड एपिडर्मस। ये देखें अब सराउंडिंग वाटर जो है वो इनके जो है यहाँ पे दिखाया गया है और ये फ़िश के स्केल्स हैं और ये लेटरल लाइन कैनाल है, ये जो दरमियान में से जा रही है ये वाली जो है ये आपको वाइट दिखाई गई है। इसी तरह से ये फ़िश की एपिडर्मस जो रेड से शो की गई है। ओपनिंग ऑफ लेटरल लाइन कैनाल, ये लेटरल लाइन कैनाल की ओपनिंग है और लेटरल ये नर्व्स हैं। इसी तरह से सेगमेंटल मसल्स फ़िश बॉडी वॉल के ये दिखाए गए हैं सेगमेंटल मसल्स जो। अब नेक्स्ट में अगर देखें हम तो यहाँ से इसका थोड़ा सा एक पीस दिखाया गया है आपको लेटरल लाइन कैनाल का, उसको जूम करके। उसमें क्यूपियोला है और सेंसरी हेयर्स हैं उसके अंदर। ये आप देखें तो इसमें सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब वाटर फ्लो कर रहा होता है तो सेंसरी हेयर्स को क्या कर देगा? बेंड कर देगा एंड दिस ट्रांसड्यूस एनर्जी इनटू रिसेप्टर पोटेंशियल्स। अब इससे क्या होगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगी हेयर सेल्स की, जिससे क्या होगा कि नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी।
यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा विच इज़ कन्वेड टू द ब्रेन। तो ये एक्सॉन की तरफ यहाँ से मूव करेगा और ब्रेन की तरफ इस एक्शन पोटेंशियल को भेज दिया जाएगा। यानी जब वाटर यहाँ पे मूव कर रहा होगा, फिश वाटर में मूव कर रही होगी, तो वाटर का प्रेशर यहाँ पे चेंज होगा, जिससे ये हेयर्स जो है सेंसरी हेयर्स बेंड कर जाएंगे। उससे क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन जनरेट होगी जो कि ब्रेन की तरफ फिश के कन्वे कर दिया जाएगा। तो लेटरल लाइन क्या करती है, इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि फिश मॉनिटर करती है वाटर करंट्स को, उनकी डायरेक्शन को भी और उनकी वेलोसिटी को भी। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ अ फिश which is shown by a cursor moving over the lateral line system. This is the lateral line system of a fish.